प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग राष्ट्रपति का बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर वह व्यक्ति ना हो। लाभ के पद से मतलब होता है किसी शासकीय पद पर वह व्यक्ति ना हो। परंतु आपने कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति है और उससे दोबारा नेक्स्ट टेन्योर के लिए राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका जो पद है वो लाभ के पद में काउंट नहीं होता। कुछ पद हैं वो लाभ के पद से बाहर। एक प्रस्ताव पास एक बार माननीय सोनिया गांधी जी के समय में लाभ के पद पे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो प्रस्ताव पारित करके कुछ पदों को, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है तो पुनः दूसरे टेन्योर के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब ये सब योग्यताएं होती हैं। उसके बाद अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, यानी कुछ उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं राष्ट्रपति के पद को, कि जो व्यक्ति इस पद पर आता है, क्योंकि बहुत ही गरिमा युक्त और गौरव वाला पद है, तो अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके संबंध में किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये उन्मुक्तियां, कुछ छूट मिली हुई हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है तब तक न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और कोई भी अगर कार्यवाही स्टार्ट की जाती है तो 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। इसी के साथ महाभियोग की प्रक्रिया है। ये क्या होता है? 50 वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और मृत्यु, पद का त्याग, यानी खुद रेजिग्नेशन दे दे, पद का त्याग कर दे, और तीसरा होता है महाभियोग की प्रक्रिया। इन 3 कारणों से जब पद खाली हो जाता है, जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आता है तो पुनः 5 वर्ष के लिए वो उस पद पर रहेगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो जो व्यक्ति है उस पद पर आएगा। तो बेसिकली महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? तो आर्टिकल 61 क्लियरली मेंशन करता है कि संविधान का उल्लंघन करने अथवा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। होता क्या है महाभियोग? इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें ये कैसी प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है? तो ये जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से, या तो लोकसभा से स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा, दोनों का अधिकार है इसमें। अभियोग लगाने के लिए, अभियोग लगाने वाला जो सदन है, पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने उसमें ज़रूरी है। 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसमें हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो अभियोग स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार को संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन की, 14 डेज की स्पष्ट लिखित सूचना देना अनिवार्य है। ये मेंशन है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में कि 14 डेज की पूर्व लिखित सूचना देनी राष्ट्रपति को जरूरी है। महाभियोग के प्रस्ताव को अगर सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 सदस्यों ने उसको पारित कर दिया बहुमत से, तो वह पारित माना जाएगा। और जब एक सदन पारित कर दे तो दूसरे सदन में उसे भेजा जाएगा, और यह सदन महाभियोग के कारणों की जांच करेगा। यानी कि जो नेक्स्ट, अगर लोकसभा से स्टार्ट होकर वहाँ से पारित हो गया है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट होकर पारित हो गया है तो लोकसभा में जाएगा। तो नेक्स्ट जो सदन है, दूसरा जो सदन है, वो खुद उसकी अपने स्तर पर जांच प्रारंभ करेगा। इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो खुद उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे या जांच के दौरान अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधित्व को भेजे। अगर नेक्स्ट जो सदन है वो भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा। ये बहुत ही यूनिक, अलग सी प्रोसेस है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है।
अब हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है राष्ट्रपति के पद की। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बहुत ही यूनिक है, जिसमें सदन के दोनों सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित जो सदस्य हैं, वो ही इसमें पार्ट लेते हैं। यानी कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय है या फिर जो बाहर लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनको अधिकार नहीं है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट देने का। यानी इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक सदस्य की जो मत संख्या है वो निकाली जाती है। इसका एक यूनिक अलग से फॉर्मूला है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस फॉर्मूले से ही मतों की संख्या निकाली जाती है, वेट निकाला जाता है। और ये बहुत यूनिक, ज़्यादा इसको समझने के लिए ज़्यादा आप लोग इसको एक बिल्कुल बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि राज्य की जो कुल संख्या है, जैसे मान लीजिए राजस्थान की कुल संख्या कितनी है, 6-7 करोड़ है, तो 6 करोड़ मानते हैं। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है 6 करोड़ ऊपर आ गया, और नीचे इसको डिवाइड कर देंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। यानी कि 200 जो एमएलए हैं हमारे, तो 6 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 200 से, और फिर भाग दे देंगे 1000 से। कैलकुलेशन करने पर उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचक के मतों की संख्या निकलकर बाहर आ जाएगी। 1000 के उक्त गुणितों को गिनने के बाद यदि शेष जो है वो 500 से कम ना हो, तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाता है, ताकि जो लमसम जो है लगभग जो है वेटेज निकल कर आ जाए। इस प्रकार जो है प्रत्येक उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचक के जो मतों की संख्या है वो निकल कर आ जाती है। इसी तरह जब सारे राज्यों के मतों की संख्या हमें मिल जाती है इस फॉर्मूले से, तो उन सबको ऐड कर दिया जाता है। उनका जो योग है उससे संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या निकाली जाती है। कैसे करते हैं? समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों की मतों की संख्या का योग, उसको डिवाइड कर देते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, और निकल कर क्या आता है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या निकल कर आ जाती है। ये जो फॉर्मूला है, इसको अपनाने के पीछे कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या एक समान नहीं है। किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है। तो उसमें एक रूपता और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, और सारे जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं को कलेक्टिवली बराबर उनको वेटेज मिले, बराबर प्रभाव मिले, इसलिए ये फॉर्मूला अपनाया गया है। तो सारे राज्यों की विधानसभाओं की जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्याएं हैं, उनका जो योग है भारत की सारी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उचित भी है कि इन दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें शक्ति बराबर मिले। इस प्रकार तो जो कुल सांसदों की संख्या है हमारे यहाँ पे, निर्वाचित सांसदों की मैं बात कर रही हूँ, तो 543 तो लोकसभा में है, 543, और 233 हैं राज्यसभा में। तो कुल 776 जो लोग हैं, ये टोटल इलेक्टेड संसद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इनके मतों की जो वेटेज निकल कर आ जाता है, और सभी जो एमएलएज हैं और सभी एमपीज हैं उनके मतों का वेटेज निकलने के बाद जो राष्ट्रपति पद की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है। अब राष्ट्रपति जो पद की जो प्रक्रिया है उसमें जो सिस्टम अपनाया जाता है वो कैसा सिस्टम है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, और उसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी हमारे देश में अपनाई जाती है। तो ये होता क्या है? जैसे 5 लोगों ने चुनाव में खड़े हुए, और 5 लोगों में से एकल संक्रमणीय मत यानी कि प्रेफरेंस से वोट दिया जाता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है तो मैं उसमें 1 लगा दूंगी, सेकंड व्यक्ति पसंद है सेकंड नंबर पे, तो प्रेफरेंस
से कैलकुलेट किया जाता है। अगर 50% वोट निकल कर आ जाते हैं तो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसकी वोट को बाकियों में बांट दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो एक निर्धारित जो कोटा है वो निकल कर ना आ जाए। तो इस प्रकार जो है मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और प्रथम वरीयता मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% चाहिए और नहीं मिलते हैं तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करके उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अभी तक जो हमारे राष्ट्रपति जो हैं पद पर रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे रहे हैं, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी इस पद पर आसीन हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपादित होती है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या और फिर संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या निकालने के बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान किया जाता है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग है हमारे यहाँ पे। और मतदान करने के बाद मतों की गिनती प्रारंभ हो जाती है और सबसे पहले अवैध जो मतपत्र हैं उनको निकाल दिया जाता है। बाकी जो शेष वैध मतपत्र हैं, वैलिड जो हैं, उनका मूल्य निकाला जाता है और उसमें 2 का भाग देकर आने वाले भजनफल में 1 का जोड़कर चुनाव कोटा निकाला जाता है। इस प्रकार से मतों की गणना की जाती है। अगर प्रथम वरीयता में ही किसी कैंडिडेट को 50% मिल जाता है तो वो चुनाव जीत जाता है, नहीं मिलता है तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में आपको ये जो निर्वाचक जो मंडल की जो प्रक्रिया है और जो फॉर्मूला है इसे ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझाएंगे, एकल संक्रमणीय मत से कैसे गुप्त मतदान होता है इसे समझाएंगे तो आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू।